Hello friends, this is Priya and this is part 4 of customs valuation chapter. So if you have not gone through the earlier parts, find the links in the description. आज हम बात करने वाले हैं कस्टम वैल्यूएशन रूल्स के बारे में, स्पेशली रूल्स दैट रिलेट टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स. देयर आर टोटल 7 रूल्स जो हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल इन दिस वीडियो. टू बिगिन विथ हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये लिस्ट कौन से है रूल्स की जो हम पढ़ने वाले हैं. रूल 2 डेफिनेशंस बताएगा. रूल 3 बताएगा हमारी वैल्यूएशन मेथड कैसे डिटरमाइन करनी है. रूल 4 हमें बताएगा कि हम लोग हमारी एक्सपोर्ट वैल्यू कंपैरिजन के थ्रू कैसे डिटरमाइन करने वाले हैं. एंड रूल 5 हमको बताता है कि हमारी कंप्यूटेड वैल्यू मेथड एग्जैक्टली क्या होती है. रेसिडुअल मेथड डील होती है रूल 6 के अंदर. एक्सपोर्टर का डिक्लेरेशन हम डील करते हैं रूल 7 के अंडर. और रूल 8 बताएगा कि हमारी डिक्लेयर्ड वैल्यू को किस कंडीशन के अंदर हम लोग रिजेक्ट करते हैं और हमको इन दैट सिचुएशन किस तरह का रिकोर्स मिलता है और वट एवर प्रोसीजर वी नीड टू फॉलो इन दैट सिचुएशन. सो रूल 2 को अब हम डिटेल में देखेंगे. दैट इज़ डेफिनेशंस कौन कौन सी दी गई है, हम इनको कंसिडर करने वाले हैं. द फर्स्ट डेफिनेशन रिलेट्स टू गुड्स ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी. रूल हमें बोलता है कि गुड्स ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी ऐसे गुड्स होंगे जो हमारे एक्सपोर्ट गुड्स से बिल्कुल सिमिलर हो या आइडेंटिकल हो. फिर चाहे वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हो, क्वालिटी या रेप्यूटेशन. कुछ ऐसे गुड्स जो वैल्यूएशन के टाइम पर हम लोगों को एक जैसे कोई प्रॉपर बेसिस दे पाए. कुछ गुड्स जो सेम टू सेम काम कर दिखा सके. ठीक है. फिर चाहे उन गुड्स का सप्लाई सेम इंसान कर रहा हो या कोई और इंसान. इट मीन्स वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स जो इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट आइटम के बदले हम लोग यूज़ कर सके. नाउ वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट रिलेट्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू. रूल कहता है कि कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में जो वैल्यू हमने कंप्यूट की है एक्सपोर्ट गुड्स की, वही वैल्यू हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाएगी. जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन किसी रिलेटेड पार्टी के साथ में हो रहा है या नहीं. तो अब हम कस्टम्स रूल के हिसाब से जब देखेंगे तो कौन सा पर्सन हमारा रिलेटेड पर्सन कहलाएगा, ये देखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है. तो रूल्स हमें बोलते हैं दैट अगर कोई इंसान एक दूसरे के बिजनेस के अंदर ऑफिसर होगा या डायरेक्टर होगा तो इन दैट केस वो पर्सन रिलेटेड मान लिया जाएगा. अगर हम एक बिजनेस के पार्टनर्स हैं तो भी हम रिलेटेड होंगे. अगर ट्रांजैक्शन एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच हो रहा होगा तो वो भी रिलेटेड माने जाएंगे. फर्दर अगर कोई इंसान 5% या उससे ज़्यादा वोटिंग स्टॉक या शेयर्स या दोनों होल्ड कर रहा है दूसरी एंटिटी के अंदर, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो ऐसे केस में भी वो रिलेटेड माना जाता है. अगर एक इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और को कंट्रोल कर रहा है तो भी वो रिलेटेड माना जाएगा. अगर दोनों मिलकर किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं तो इन दैट केस द थर्ड पार्टी एंड द 2 persons विल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड. सिमिलरली अगर 2 पार्टीज़ हैं, उनको एक थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है तब भी वो रिलेटेड माने जाते हैं. इसका एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को कंट्रोल करता है तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों ही रिलेटेड पार्टीज़ हो जाएंगे. अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को सी लिमिटेड कंट्रोल करता है तो ए और बी लिमिटेड ये दोनों भी रिलेटेड हो जाएंगे. Of course, they are related to C Limited as well. अगर A Limited और B Limited मिलके C Limited को कंट्रोल कर रहे हैं तब A Limited, B Limited एंड C Limited एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दी अबाव अगर दोनों सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो भी वो रिलेटेड होते हैं. एक्सप्लेनेशन 1 हमें बोल रहा है कि पर्सन ऑल्सो इंक्लूड्स लीगल पर्सन. इसका मतलब बैंक्स, कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कोर्ट्स, ये सब भी यहाँ पर आ जाएंगे. एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है अगर कोई पर्सन एक दूसरे के बिजनेस के अंदर इस तरह से एसोसिएट हुए हैं कि एक पर्सन का वो सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल एजेंट है या सोल कंसेशनर है, तो ऐसे केस में वो डीम टू बी रिलेटेड माने जाते हैं. नाउ वी मूव अहेड टू रूल 3 दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन. सब रूल 1 हमें बोलता है कि रूल 8 को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू होगी वो हमेशा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी.
अगर हमारे बायर और सेलर रिलेटेड है और इस रिलेशनशिप के वजह से हमारे प्राइस के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया है, तो इन दैट केस जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू वो हमें प्रोवाइड करेंगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बट अगर फ्लक्चुएशन आता है तो हम लोग आगे के रूल्स के अंदर देखेंगे कि हमें इस केस में प्राइस को किस तरह से डिटरमाइन करना है। सब रूल 3 हमें बोलता है कि सब रूल 1 और सब रूल 2 के हिसाब से अगर हम वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो ऐसे केस में हम लोग बाय सीक्वेंस जाएंगे रूल 4, रूल 5 और रूल 6 के पास। इन अदर वर्ड्स, अगर रूल 3 नाकामयाब होता है तो हम रूल 4 टू रूल 6 के अंदर जो प्रोसीजर दी गई है उसको फॉलो करके हमारी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। नाउ थिंक ऑफ अ सिचुएशन, मिस सीता ने मिस गीता को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए। पता चला कि सीता और गीता दोनों बहनें थीं। अगर ये बहनें हैं तो ये रिलेटेड पार्टीज़ हो गई। हमने चेक किया कि इनके इस रिलेशनशिप के वजह से जो एक्सपोर्ट गुड्स है उनका डिक्लेयर्ड वैल्यू कहीं इन्होंने कम तो नहीं बताया। हमने थोड़ी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि गीता जिस कंट्री में रहती थी उस कंट्री के बाकी इंपोर्टर्स को सीता वो गुड्स 100 रुपीज़ पर आइटम में बेचा करती थी। बट क्योंकि गीता सीता की बहन थी इसीलिए सीता ने गीता को वही आइटम 50 रुपीज़ में बेचा। हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे इफ़ेक्ट हो गया। अब रूल 3 तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम आएंगे रूल 4 के पास। रूल 4 हमें बोलता है कि अगर हम उसी कंट्री में उसी टाइम पर सेम गुड्स या फिर लाइक काइंड और क्वालिटी के गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू उस केस में निकल के आती है वही हमारी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स कहलाएगी। सपोज अगर जो हम बात कर रहे थे सीता और गीता की, गीता रहती है कंट्री ए में और सीता ने कंट्री बी में ही एक्सपोर्ट किए हुए हैं, तो ऐसे केस में तो हमारे पास सेम डेस्टिनेशन कंट्री का ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं रहेगा। अब हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रूल 4 हमें बोलता है कि अगर हमारे पास में सेम कंट्री अवेलेबल नहीं है तो हम देखेंगे कि सीता ने किसी और कंट्री में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू ली थी वो क्या थी और उसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब ये एडजस्टमेंट्स कौन सी रहेगी और कौन करेगा? तो प्रॉपर ऑफिसर करेगा जो भी उसे रीज़नेबल लगता है उस हिसाब से। वो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक्सपोर्ट डेट के अंदर जो डिफरेंस आया उसके वजह से ट्रांजैक्शन वैल्यू में किस हद तक डिफरेंस आ सकता है उसको कंसिडर करेगा, उसे एडजस्ट करेगा। कमर्शियल लेवल्स, क्वांटिटी लेवल्स, इनका डिफरेंस भी वो एडजस्ट करेगा। गुड्स के अंदर कंपोजिशन में या क्वालिटी में कुछ फ़र्क होगा तो उस वजह से जो भी डिफरेंस हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में आता है उसे वो कंसिडर करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एन इशू दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड रिलेट्स टू डोमेस्टिक फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस। हमने जो भी गुड्स एक्सपोर्ट किए उसका जो फ्रेट रहेगा या इंश्योरेंस चार्ज रहेगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको भी हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अभी हम लोग सीता और गीता की कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। क्या हो गया? हमें पता है कि सीता ने गीता को गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, बट जो गुड्स सीता ने गीता को एक्सपोर्ट किए उनकी तरह का दूसरा कोई आइटम बना ही नहीं है। दैट इज़ वी डू नॉट हैव एन आइटम ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। जो एग्जैक्ट यूनिट था वो भी कहीं और बेचा नहीं गया। तो इस सिचुएशन में ना हम रूल 3 यूज़ कर सकते हैं ना ही रूल 4 यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो सो नाउ रूल 5 दैट इज़ कंप्यूटेड वैल्यू मेथड कम्स टू द रेस्क्यू। ये बोलता है आप वैल्यू को कंप्यूट करो। किस तरह से कंप्यूट करोगे? आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर या प्रोसेसिंग को लो, डिज़ाइन या ब्रांडिंग के रिलेटेड जो भी आपको चार्जेस लगे उन्हें ऐड करो और आपका प्रॉफिट ऐड कर दो। ये बन गई आपकी कंप्यूटेड वैल्यू और इसी कंप्यूटेड वैल्यू को हम मानेंगे हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ दोज गुड्स। प्रिटी सिंपल। यहाँ तक तो बात ठीक थी, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि सीता बता ही नहीं पा रही है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ना ही वो ये बता पा रही है कि उसको कितना प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? क्योंकि अभी रूल 3 कुछ काम का नहीं है,
na rule 4, na rule 5. So we move ahead to rule 6, that is residual value. रेसिडुअल वैल्यू मेथड ये बताती है हमको कि जब कभी भी आप रूल 4 या 5 से आपकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो जनरल प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स के साथ में जो भी कंसिस्टेंट मीन्स रहेंगे उस बेसिस पर हम अपनी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे. वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज़ कि जो हमारा लोकल मार्केट प्राइस रहेगा वो ही एक इकलौता बेसिस नहीं रहेगा जिससे हम अपनी एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. There might be some other factors that would lead you to the actual value of the export goods. So उनको भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होता है. Now moving ahead to rule 7, that is declaration by the exporter. ये रूल हमें बोलता है कि जो हमारा एक्सपोर्टर होगा वो एक्सपोर्ट गुड्स के वैल्यू से रिलेटेड एक डिक्लेरेशन फर्निश करेगा एक स्पेसिफाइड मैनर में. Now we move ahead to rule 8, that is rejection of declared value. अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास में कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से वो मन में ये मान बैठा है कि जो हमारी वैल्यू है एक्सपोर्ट गुड्स की वो सही नहीं है या फिर वो सही से कैलकुलेट नहीं हुई है तो ऐसे केस में वो एक्सपोर्टर से इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स या कोई भी एविडेंस मांग सकता है सो दैट उसको यह भरोसा हो जाए कि जो वैल्यू हमने बताई है वो सही है. एंड इन एनी केस अगर हमने इन्फॉर्मेशन दी है और उस इन्फॉर्मेशन को पाने के बाद भी या फिर हमने इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर को रीज़नेबल डाउट है कि हाँ यार जो वैल्यू इन्होंने दी है उसमें कुछ तो गड़बड़ है यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो ट्रुथफुल नहीं है या फिर उसको कैलकुलेट करते हुए कोई ना कोई मिस्टेक हुई है जिसके वजह से उसकी एक्यूरेसी टैम्पर हुई है तो ऐसे केस में वो ये मान लेगा कि हमारी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो रूल 3 के सब रूल 1 के हिसाब से डिटरमाइन नहीं हुई. अब ऑफिसर ने तो हमारी वैल्यू को नहीं माना बट हमको भरोसा है कि हमारी वैल्यू सही थी तो ऐसे केस में एक्सपोर्टर क्या करेगा तो ये बोलता है सब रूल 1 के अंदर डिसीजन लेने से पहले जो हमारा एक्सपोर्टर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि हमको बताओ कि आपको क्यों लगता है कि वैल्यू गलत है या फिर हमारी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है. सो ऐसे केस में जब ये रिक्वेस्ट दी जाती है तो प्रॉपर ऑफिसर एक्सपोर्टर को बताएगा कि एग्जैक्टली ऐसे कौन से ग्राउंड्स थे जिसके वजह से उसके मन में एक डाउट है कि जो वैल्यू है वो सही नहीं है या फिर एक्यूरेट नहीं है और एक्सपोर्टर को एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि जो वैल्यू थी वो सही थी और जो प्रॉपर ऑफिसर के मन में इन गुड्स की वैल्यू से रिलेटेड डाउट था वो गलत है. इन केस अगर प्रॉपर ऑफिसर मान जाता है विद द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द एक्सपोर्टर तो एक्सपोर्टर ने जो वैल्यू डिक्लेयर की थी उसी को हम हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू या एक्सपोर्ट वैल्यू मान लेंगे बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है इन दैट केस ही विल कैलकुलेट द ट्रांजैक्शन वैल्यू एज ही डीम्स फिट. यहाँ पर हमको कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं. एक्सप्लेनेशन हमें बोलता है ये जो रूल है ये सिर्फ हमें एक मेथड बता रहा है कि अगर हमारी जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाती है तो हम उस केस में किस तरह से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे रादर दैन एक्चुअली कैलकुलेटिंग द ट्रांजैक्शन वैल्यू. दिस इज़ बिकॉज रूल 4 टू रूल 6 ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमको वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन करनी है. नाउ जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि प्रॉपर ऑफिसर को नींद में सपना आया है दैट आपके जो गुड्स थे उनकी वैल्यू गलत है और इस बेसिस पर उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये वैल्यू गलत थी. क्या इसको मान लिया जाएगा? ऑब्वियसली नॉट. देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर रीज़न. यही चीज़ इन्होंने हमको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताई है कि कुछ सर्टन रीजंस होंगे जिसके बेसिस पर ही प्रॉपर ऑफिसर को पावर होगा कि वो डाउट रेस कर सके. तो ये रीज़न कौन कौन से हो सकते हैं कि जो हमारे लाइक काइंड और क्वालिटी के गुड्स है उसी टाइम पर जो हमने बेचे उनके वैल्यू के अंदर और हमारे वैल्यू के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है. अगर वो डिफरेंस उसे नोटिस होता है तो इन दैट केस वो डाउट रेस कर सकता है. मार्केट वैल्यू जो होंगी लाइक काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स ऐसे गुड्स के कंपैरिजन में हमारी जो वैल्यू है वो इतनी हाई क्यों है भाई. ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हमारे गुड्स में. तो इसके लिए भी वो डाउट रेस कर सकता है. सिमिलरली
अगर हमारे गुड्स का जो हमने डिक्लेरेशन दिया है उसके अंदर प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं हुआ है कुछ, दैट इज़ जो उनकी क्वालिटी हमने बताई है उस टाइप के वो गुड्स है नहीं, हमने क्वांटिटी बताई 120 यूनिट्स बट एक्चुअली निकले 140 यूनिट्स, जो हमने ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन बताया वो रिसेंट बताया बट गुड्स को देखकर ही पता चल रहा है कि ये गुड्स काफ़ी पुराने हैं। तो ऐसे केस में जब हम गुड्स के बारे में मिस डिक्लेरेशन करेंगे तो प्रॉपर ऑफिसर के पास राइट है, उसका पावर है कि वो हमारी जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है उस पर डाउट्स रेज कर सके। So this was about the rules of valuation related to value of export goods. If you like the video, comment down in the comment section कि आपको कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, and like the video and share it to your friends. Thank you.